इतनी गरीबी होती थी, इतनी तंगहाली होती थी कि जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता था। मैंने फैसला किया कि मैं बेलदारी का काम करूंगा। कपड़े सने होते थे कि वो शर्म आती थी, कोई दोस्त ना देख ले। मालिक के पास जा रहे हैं, वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे। शादियों में लाइट वगैरह उठाने का काम करते थे, तो वहाँ पर लाइट उठा रखी थी मैंने, गिर गई और जो वायर था वहाँ टूट गया। और उसमें से एक बंदे ने, जिसे कोट पैंट पहन रखा था, उसने मेरा गरेबन ऐसे पकड़ा और एक खींच का थप्पड़ दिया उसने मेरे को। आप यकीन मानना, उस दिन मेरे घर पे 1 रुपया भी नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम सतीश है और मैंने एसएससी सीजीएल 2021 का एग्ज़ाम क्रैक किया है, जिससे मुझे अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है। मेरी जो जर्नी थी इतनी ईजी नहीं रही थी। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं और मेरी लाइफ के स्ट्रगल्स कुछ ज़्यादा ही हार्ड थी। हुआ क्या, हमारी जो फैमिली थी वो माइग्रेंट लेबरर्स थे, जो भट्टा पे काम करते थे। हमारा जो वर्क प्रोसेस था, ईंट के भट्टे पे हम लोग काम करते थे और दूर दराज के एरियाज में हमारा जाना होता था। 7 से 8 महीने हम लोग भट्टा पे गुजारते थे। और जब चौमासे होते थे, बरसात के मौसम जो आता था, मई जून जुलाई अगस्त का टाइम जब होता था, उस टाइम हम लोग घर पे वापस आते थे। तो आप कह सकते हो कि स्कूलिंग वगैरह का कोई भी वो नहीं था, एजुकेशन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि जहाँ पर एजुकेशन की कोई अहमियत रही हो। कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंस हम लोगों को नहीं मिलती थी। भट्टे पे जो हमारा काम होता था, ईंटें बनाना होता था, वहाँ पर हम लोग के हाथ मिट्टी में सने हुए होते थे। ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। वहाँ पर पूरे दिन आप लगे हुए हो, धूप में लगे हुए हो, गर्मी में लगे हुए हो, कभी सर्दियाँ हैं, कभी पैसे नहीं मिल रहे हैं, कभी-कभी बारिश हो जाती थी, जो ईंटें हम बनाते थे, वो अक्सर खराब भी हो जाती थी। मेरी मम्मी और मेरी फैमिली, कभी-कभी एक जोड़ी कपड़े भी हम लोग को नसीब नहीं हो पाते थे, क्योंकि वहाँ इतनी गरीबी होती थी, इतनी तंगहाली होती थी कि जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता था। मैं उस वक़्त 5-6 साल का था और मेरा जन्म भी भट्टा पे हुआ था। जब मेरा जन्म भी हुआ तो आप समझ सकते हो, भट्टा पे अगर आपका जन्म हुआ हो, तो वहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएँ आपको नहीं मिल सकती। उसके बाद जब हम लोग दिल्ली में आए, तो मेरी एज ज़्यादा हो चुकी थी। मेरी एज ज़्यादा हो चुकी, तो इसलिए मेरा डायरेक्ट सेकंड क्लास में एडमिशन हुआ। जहाँ पर हम लोग रहते थे, वहाँ पर ना ही कोई टॉयलेट की सुविधा थी, ना ही बिजली पानी की कोई ऐसी सुविधा थी। एक छोटा-सा कमरा था, जिसमें हमारी फैमिली रहती थी। मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड अगर बताऊँ, तो हम 9 भाई-बहन हैं, 6 बहनें और 3 भाई। मेरी जो मैं अपनी फैमिली में छठे नंबर पे आता हूँ। हम लोग 3 भाई हैं, मेरी 6 बड़ी बहनें हैं, 3 छोटी बहनें हैं और 3 बड़ी बहनें हैं मेरी। तो मेरे जो बड़ा भाई था, 2 बड़े भाई थे, वो दोनों फैक्ट्री में काम करने लगे। जो मुझसे सबसे बड़ा भाई था, वो बेलदारी का काम करता था पापा के साथ, और जो बीच वाला भाई था, वो जुर्राब की फैक्ट्री में काम करता था। कई बार ऐसा होता था कि मुझे भी जुर्राब की फैक्ट्री में भाई के साथ जाना पड़ता था। एक बार क्या हुआ, घर में बहुत तंगाली हो गई। तो ऐसा होता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, वो ये नहीं सोचते कि बच्चा पढ़ेगा-लिखेगा। उनका मकसद ये होता है कि बच्चा 10-11 साल का हो गया, वज़न उठाने लायक हो गया, तो कहीं न कहीं इसको फैक्ट्री में लगा सकते हैं, कहीं न कहीं ये काम कर सकता है। और सेम वही मेरे साथ हुआ। मेरे को दोपहर का स्कूल था मेरा, तो जुर्राब की फैक्ट्री में जाना पड़ता था। शाम को स्कूल से आके भी भाई के साथ जुर्राब की फैक्ट्री में जाना पड़ता था। जो आवारा लड़के थे, मेरा उनके साथ रहना हो गया, क्योंकि फैमिली ध्यान देती नहीं थी कि किस टाइम जा रहे हैं और किस टाइम आ रहे हैं। तो अक्सर हम पार्टियों में बिना बुलाए घुस जाते थे। हम इंतज़ार करते थे कब भीड़ इकट्ठी होएगी और हम उस भीड़ के साथ चले जाएँ। कपड़े गंदे से होते थे, जूते-चप्पल कुछ ऐसा अच्छा होता नहीं था कि उस भीड़ में हमें जा सकें। पार्टी वाले कभी-कभी पकड़ लेते थे हमको और फटकार मार के निकाल देते थे। एक बार क्या हुआ कि हम जब टेंट वालों के लिए काम करते तो लाइट उठाने का काम भी करते थे। उस वक़्त 20-30 रुपए वो हमको देते थे और हम जो शादियों में लाइट वगैरह उठाने का काम करते थे, तो वहाँ पर लाइट उठा रखी थी मैंने। जब लाइट ऐसे उठा रखी थी, तो लोग, होता है ना, बारात में पैसे लुटा रहे हैं, वो नाच गा रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं। तो हम जब पैसे लूटने को गिरे, तो मतलब जो लाइट थी वो गिर गई और जो वायर था वहाँ टूट गया। और उसमें से एक बंदे ने, जिसे कोट पैंट पहन रखा था, आज भी मैं उस चीज़ को भूला नहीं हूँ कि उसने मेरा गरेबन ऐसे पकड़ा और एक खींच का थप्पड़ दिया उसने मेरे को। मेरी सारी जो एक्साइटमेंट थी पैसों को लूटने वाली, वहाँ से पैसे इकट्ठे करने वाली या पार्टी में घुसने वाली, सारी की धरी रह गई। वो ऐसा टाइम था जब मैं नशा करता था, शराब, गुटखा, बीड़ी, कहीं से गुटखा, बीड़ी मिल गया या फिर बीड़ी जली हुई मिल गई या उसको जला के फिर पी ली। क्योंकि दोस्ती यारी ऐसी थी कि वो लोग भी मेरे जैसे थे। ऐसा नहीं था कि वो
बहुत अच्छी फैमिली से थे। हम लोग लगभग सेम बैकग्राउंड से थे। तो वो थप्पड़ मेरे को ऐसा झटका लगा, उसके बाद मैं घर आया, मैंने बताया नहीं किसी को और मैं फर्स्ट टाइम इसी को शेयर भी कर रहा हूँ। मैंने किसी को बताया नहीं कि वो थप्पड़ कितना तेज़ लगा था। वो थप्पड़ गाल पे नहीं लगकर वो ऐसा दिल और दिमाग पे छाया कि उसके बाद मैंने उन पार्टीज़ में जाना बंद कर दिया। पार्टीज़ में जाने बंद किया, उसके बाद मैंने स्टडी पे फ़ोकस करना स्टार्ट किया और मैं पढ़ने में अच्छा था। नेचुरली मेरा माइंड बहुत अच्छा था, चीज़ों को कैच करना ईज़ी रहता था मेरे लिए। और जब मैं 8th क्लास में आया, तो फैमिलीज़ में और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। मेरी जैसे एज बढ़ती जा रही थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही थी कि कहीं फैक्ट्री में काम करे, कहीं काम करे। लोग कहते थे, "काम करवा लो, जब तुम इतने किराए पे रह रहे हो, तो इससे भी काम करा लो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कुछ कमाएगा, 200-400 कमाएगा, आपकी मदद ही करेगा। क्यों तुम इसको पढ़ा-लिखा रहे हो?" लेकिन उस वक़्त मेरी मम्मी और मेरे पापा ने कहा कि कम से कम हम अपने एक लड़के को तो पढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो 10वीं कर लेगा, कम से कम बस के नंबर तो याद कर लिया करेगा ना। कहीं जाया करेगा तो उसको नाम तो लिख लिया करेगा, कम से नाम लिखना तो आ जाए। तो इस तरह से वो किराए की ज़िंदगी थी, जहाँ पर हमारा 300-400 पे किराया होता था, वो भी अफ़ोर्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, जब हम 10th क्लास में मेरा एग्ज़ाम हुए, तो उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। गाँव जाने का फैमिली फ़ैसला कर चुकी थी, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, वो अलग रहने लग गया था, क्योंकि एक ही कमरे में शादीशुदा भाई रहना और हम लोग इतना बड़ा परिवार रहना, इतना ईज़ी नहीं होता है। हम लोग वहाँ पर जब अलग हो गए मेरा भाई, तो और ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी और ज़्यादा बेकार हो गई। तब हम लोगों ने फैसला किया हम गाँव में जाएँगे, कम से कम किराया तो नहीं खर्च होगा हमारा, किराया तो नहीं लगेगा। 2 रोज़ की खा लेंगे लेकिन मालिक के पास जा रहे हैं, वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी। तो एक बार जो हमारे एक सर थे, मैं उनके पास गया, सर कि मैं गाँव जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटे, दिल्ली में रहो, कोई बात नहीं, स्ट्रगल्स हैं, आज हैं, कल नहीं होंगी, कल भी हुई तो परसों नहीं होंगी। आप भरोसा रखो, उम्मीद को ज़िंदा ही रखना है, ज़िंदगी का नाम है। जहाँ उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से इंसान खत्म होना शुरू हो जाता है। आप अपनी लाइफ़ को नेगेटिविटी में मत ले जाओ। सकारात्मकता ज़िंदगी का वो पहलू है, जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ज़िंदगी हमको और आगे बढ़ाएगी। जहाँ हम नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, पेसिमिस्ट फ़ील करते हैं, थिंग्स बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती हैं। तो हमने फैसला किया, मेरा एक फ्रेंड है राहुल बच्चस, तो हम लोगों ने फैसला किया कि लो हम लोग इंग्लिश सीखने जाएँगे। तो हम 5 लोगों ने इंग्लिश सीखने का फैसला किया। जब हम वहाँ पर गए, तो पता पड़ा रजिस्ट्रेशन के ₹200 फीस जाएगी। अब ₹200 केवल रजिस्ट्रेशन के देना, कि एक फॉर्म भर रहे हो, नाम अपने फादर्स नेम, अपनी डिटेल्स डाल रहे हो, उसके ₹200 देना, हमें समझ में नहीं आया क्या करें। फिर घर आया, फिर फैमिली से कैसे कहता है कि वहाँ जब मैं ट्यूशन पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ ₹500 फीस है, वो भी मेरे को 5-6 किलोमीटर दूर जाना, वहाँ से बस से जाना होगा, कैसे जाऊँगा मैं? तब मैंने फैसला किया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और जो मेरी बैच की थी, वो शाम के 5 बजे की होती थी। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं बेलदारी का काम करूँगा पापा के साथ ही, और पापा के साथ ही मैं अपने रिश्तेदार के पास बेलदारी का काम करने लग गया। दुनिया आपकी मजबूरी का और फ़ायदा उठाना चाहती है। अक्सर ऐसा होता है कि बेलदारी का काम 9 बजे से शुरू होता है और आपको 6 बजे तक काम करना होता है। लेकिन उस वक़्त ₹200 दिहाड़ी होती थी और मैं 4 बजे तक काम करता था, तो मेरे को ₹150 की ही दिहाड़ी मिलती थी। उस 2 घंटे की वजह से मेरे ₹50 ऐसे ही चले जाते थे। कपड़े सने होते थे कि वो शर्म आती थी, कोई दोस्त ना देख ले, कभी आपने बाँध रखा है, आपने निक्कर-सा पहन रखा तो शर्म आती थी, कौन-सा दोस्त देख ले। कभी-कभी ऐसा लगता था कि नहीं बच के निकलो, सीमेंट का कट्टा उठा रहे हो तो आपके ना हाथ सन जाते हैं, मतलब थोड़ा निशान से हो जाते हैं, या अंगूठे या उँगलियों में सीमेंट फँस जाती है। तो लाइफ़ बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो उसके बाद 4 बजे बेलदारी करने के बाद मैं नहा धोकर आता था, मई-जून की गर्मियों में नहा धोकर फिर हम साइकिल से जाते थे, वहाँ इंग्लिश सीखने जाते थे और उसके बाद मैंने इंग्लिश सीखने की वहाँ से कोशिश की। 2 ढाई महीने जब मैंने बेलदारी की, शरीर थक-सा जाता था। आत्मा जैसे ऐसा लगता था कि व्हाय मी? मैं ही क्यों? सब बच्चे मेरे दोस्त यार जा रहे हैं, ननिहाल जा रहे हैं, दोस्तों के पास जा रहे हैं, कहीं पिकनिक मना रहे हैं, परिवार उनका कुछ खिला-पिला रहा है और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, किराए पे रह रहा हूँ, ज़िंदगी इतनी बदहाल हो चुकी है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, बेलदारी कर रहा हूँ और फिर भी शाम को जा रहा हूँ बेलदारी करके या शाम को आ रहा हूँ, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, पूरे दिन बेलदारी करो। और वो रिश्तेदार ऐसा नहीं कि आपको भाई नहीं यार काम मत कर, तू अपना बंदा है, धीरे काम कर। जवान बंदे होते हो, तो आपसे ज़्यादा काम खींच के लिया जाता है। मेरा शरीर थक चुका होता था,
शाम को जाता था तो रोटी खाते हुए किरकिरे से हाथ लगते थे कि कैसे खाना खाओ। जैसे तैसे मैं आता था, पैसे भी टाइम पे नहीं मिलते थे। एक बार वो सर बोले ट्यूशन वाले कि देखो सतीश, अगर आपको पढ़ना है तो देखो फीस टाइम पे दिया करो। अगर आप फीस टाइम पे नहीं दोगे तो मेरा कैसे खर्चा चलेगा? तो वो बेलदारी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उसने मुझे झकझोर के रख दिया, लेकिन मेरी आत्मा को और मजबूती मिली। मेरी आत्मा इतनी सुदृढ़ हो गई कि मैंने फैसला किया कि मुझे गिव अप नहीं करना है। मैं 12th क्लास तक आते-आते इंग्लिश बोलने लग गया था और मैंने तभी से ट्यूशन्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिया था। तो जहाँ मैं बेलदारी करता था, मेरी अब मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ, वो ऐसा टाइम था, मैं जा रहा हूँ, गर्मी में हो रहा है और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोगों को। मेरे को शर्म आती थी, कोई देख ना ले कि बेलदारी कर रहा है, सतीश बेलदारी कर रहा है। अरे! सतीश बेलदारी कर रहा है। कम लोग जानते थे, लेकिन जो जानते थे उनकी नज़रों में अपना आत्मसम्मान नहीं गिरना चाहिए। आपकी लाइफ़ पॉज़िटिव रहनी चाहिए। उनको ये ना लगे सतीश गरीब फैमिली से है। मैं कभी नहीं बताता था किसी को कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, और ये तो अक्सर कभी नहीं बता पाता था कि 9 भाई-बहन हैं, क्योंकि लोग 9 भाई-बहन हैं। भाई मतलब क्या, मतलब वो मुझे उम्मीद होती थी अगर मैं जैसे ही ये बताया कि 9 भाई-बहन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब समझ ही नहीं आता था इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? मैं अक्सर बताता भी नहीं था इस बात को। तो वहाँ पर मैं जब बेलदारी कर रहा था तो मैं छुपा के रखता था खुद को, कि किसी को ये पता ना पड़े कि मैं बेलदारी करने यहाँ पर आ रखा हूँ। और जब मैं बेलदारी कर रहा तो सीमेंट अक्सर ये ऐसा काम देख रहा था उस वक़्त में जो अंदर का काम हो, जहाँ पर मेरे को बाहर ज़्यादा एक्सपोज़र ना हो। मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर और शाम को अपना काम खत्म करके आ जा रहा हूँ। किसी ने देखा ही नहीं, सतीश बेलदारी पे गया। तो एक बार क्या हुआ, मुझे नहीं पता था कि मेरा एक दोस्त है उसी गली में रहता है। उस गली में जब वो रहता था तो उसने एक दिन मुझे टैप किया ऐसे करके, सतीश, और मैंने पीछे मुड़कर देखा। आप यकीन नहीं मानोगे, जो धरातल पे गिरते हैं ना, अक्सर उन्हीं को पता होता है कि दर्द क्या होता है। कभी आप आसमान से गिरते हो तो आपको एहसास हो सकता है, लेकिन आप ज़मीन पर गिरते हो तभी आपको दर्द का एहसास होगा। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँची, मैंने उससे कहा, वो बोला, "तू ये काम कर रहा है?" मैंने कहा, "नहीं यार, ऐसा है, मेरे पापा का ही काम है, ऐसे ही बस उनकी हेल्प कराने आ गया हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तुझे लगता है मैं बेलदारी करूँगा कुछ भी।" ठीक है? उसके बाद वो उसने कहा, "तू तो इंग्लिश पढ़ाता था।" मैंने कहा, "हाँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, तो बस ऐसे ही पापा की हेल्प करने आ गया, कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं।" तो उसने एक दिन वो बोला कि देखो लड़का है ना, वो इंग्लिश सीखने जाता है, तू ना उसको चमका दे इंग्लिश में। तो मैंने बेलदारी की यूनिफ़ॉर्म पहन रखी थी। यूनिफ़ॉर्म क्या होती है, मतलब आप शॉर्ट निक्कर पहन रखी है, आपने अंगोछा सिर पे बाँध रखा है, सीमेंट में सने आपके हाथ हैं, और अब वो लड़का आया, मैंने उससे बोलना शुरू किया, मतलब 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा था वो, रजत नाम था उसका। मैंने कहा, "वो इंग्लिश बोल कर दिखाओ।" वो इंग्लिश में कुछ भी बोले जा रहा, यू नो दैट ब्ला ब्ला ये। मैंने कहा, अच्छा इंग्लिश आती है तुमको? कि यस आई नो, लाइक मतलब वो कुछ भी बोल रहा था। फिर मैंने इंग्लिश बोलनी स्टार्ट की, उसका फेस रेड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक बेलदार से बात कर रहा है जो इंग्लिश बोल रहा है वहाँ पर, और वो यकीन नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद उसके पापा की फैक्ट्री थी, वो सिलाई का काम था उनका, उसके पापा की फैक्ट्री थी। तो उसके पापा ने बोला, मेरे पास आए शाम को, कह रहे, "आप हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखा दोगे क्या?" मैंने कहा, "जी, सिखा दूँगा।" तो बोले, "लेकिन एक शर्त है हमारी, आपको बेलदारी छोड़नी पड़ेगी।" मैंने कहा, "ये मेरा काम है, ये मेरे को आपको पढ़ाना है।" बोले, "नहीं, मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे 3 बच्चे हैं, कि उनको आप बेलदारी करके पढ़ा रहे हो और टीचर आ रहा है, मतलब अपनी यूनिफ़ॉर्म में, अपनी पूरी ही उसमें, तो वो मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, पॉज़िटिव मैसेज आए तो इसलिए।" मैं कहा, "ठीक है।" तो वहाँ मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। वो मेरी लाइफ़ का ऐसा ट्यूशन था जिसको मैं कह सकता हूँ लाइफ़ चेंजिंग मूवमेंट था मेरा, जहाँ से मैंने टीचिंग स्टार्ट की। उसके बाद मैं जब पढ़ाना शुरू किया, तो जैसे-तैसे करके मेरा कॉलेज खत्म हुआ। फिर उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सही चल रही थी, मेरे पापा को कैंसर डायग्नोज़ हुआ, और उसके बाद एक थोड़ी बहुत हेल्प थी, वो भी लगभग खत्म सी होती जा रही थी। पापा बैठ गए, उनको हमने कभी नहीं बताया था कि आपको कैंसर है। उनका पेट बढ़ता जा रहा था क्योंकि उनकी जो फूड पाइप होता है, उसमें कुछ फोड़े वगैरह हो गए थे। मैं पढ़ाता था, तो अक्सर उनकी टेंशन रहती थी कि किस हिसाब से, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर ने कह दिया था 5 से 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं रहेंगी। और 2018 में जब वो
ज़्यादा ही उनकी हालत ख़राब हो गई, तो फिर मेरे को एक प्राइवेट स्कूल जॉइन करना पड़ा। और प्राइवेट स्कूल में जाने का मतलब था कि मेरे को अपनी पूरी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग जग रहे हो, 2-3 बजे तक आप स्कूल से आ रहे हो और उसके बाद आप घर जा रहे हो, तो इतने एग्जॉस्टेड फ़ील कर रहे हो, आपको खड़े-खड़े पढ़ाना है और ऊपर से पापा जो दर्द से कराते रहते थे कि सतीश आ गया, सतीश मेरा पैर दबा दे, ये कर दे, वो कर दे। वो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, तो हमें जो कमरा लेना पड़ा, एक घेर सा था जिसमें हम रहते थे। वहाँ पर शौचालय वगैरह ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, बहुत गर्मी लगती थी वहाँ पर। एक ही कमरे में, उसी में गैस चूल्हा है, उसी में सारे बर्तन भांडे हैं, उसी में बेड वगैरह है और हमारी जो फैमिली थी, हम 3 बहन और 1 भाई और 5-6 लोग वहाँ पर रहते थे। वो पापा वहाँ पर खाट पे पड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और हम उनको कभी ये नहीं बता पाए कि आपको बीमारी क्या है। वो और ज़्यादा वीकर होते जा रहे थे डे बाय डे। और एक दिन संडे का दिन था, आज भी वो बहुत दर्दनाक दिन याद है मेरे को। 10 मार्च 2019 को सुबह के टाइम वो एक्सपायर हो गए। आप यकीन मानना, उस दिन मेरे घर पे 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि 10 तारीख को स्कूल से सैलरी मिलती थी, लेकिन 10 तारीख को संडे पड़ गया था, तो इसलिए सैलरी नहीं मिल पाई। लेकिन मेरे दोस्त यार अच्छे थे, उन्होंने हमें पैसा दिया और जो अंत्येष्टि जो होता है, अंतिम संस्कार का सामान वगैरह जैसे-तैसे अफ़ोर्ड किया। लोग आते हैं, कंधा देते हैं। किस चीज़ को देते हैं? आपके पैसों को। जनाज़ों को कंधे अक्सर वही लोग देते हैं जिनको उम्मीद होती है कि ये हमारे काम आएगा। और वहाँ भी वही हुआ, जब पापा के जाने के बाद मैं डिप्रेशन में रहने लग गया। डिप्रेशन ऐसा था कि करूँ तो करूँ क्या? 8-10 हज़ार स्कूल की सैलरी होती थी, उससे अपना खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल होता था, प्लस 4,000 रुपए कमरे का किराया देना होता था, उसमें भी कुछ सुख-सुविधाएँ नहीं है, ठीक है? कर्ज़ इतना हो गया कि मैंने फैसला किया मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं अब छोड़ ही दूँगा और सारी चीज़ें तहस-नहस हो चुकी थी। जो सतीश कहीं पढ़ने के सपने देखने लग गया था, उम्मीदें जगने लगी थी। मेरे पापा ये कहते थे कि मेरा बेटा कुछ करेगा। अंतिम क्षण तक उन्होंने ये कहा था कि सतीश तू अपनी बहनों की शादी वगैरह कर दियो। लेकिन ज़िंदगी कहती है ना, हर दुःख के साथ एक सुख भी आता है और हर बरसात के बाद एक धूप की चमक निकलती है। वो आपको हमेशा उम्मीद जगाए रखते हो, तो आप हमेशा कामयाबी के शिखर पर पहुँचोगे ही। जब कोरोना हुआ, उस टाइम मैंने मेरे को बहुत टाइम मिल जाता था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो मैं रात को अक्सर पढ़ता रहता था और रात को 3-4 बजे तक पढ़ता था और सुबह 10 बजे से क्लास होती थी। तो कोरोना मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हुआ, एक ऐसा वरदान, दर्द में भी एक वरदान साबित हुआ और मैं रात को 3-4 बजे तक पढ़ता था। मेरे को अक्सर म्यूज़िक सुनने की आदत थी। मेरे को बड़ा अच्छा गाना लगता था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो बहुत मोटिवेटेड फ़ील करता था, लेकिन एसएससी, सीजीएल निकालना या कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम निकालना बच्चों का खेल नहीं होता। अक्सर तब नहीं होता जब आप मैथ बैकग्राउंड से हो ही नहीं। उसके बाद मैं पढ़ता रहा और मैंने फिर मेहनत स्टार्ट की। मैं मैथ पे ही अक्सर लगा रहता था। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको करे जा रहा हूँ, लेकिन वही जब भी कोई पूछता था, "अभी तक पढ़ ही रहे हो आप? कब तक पढ़ाओगे आप? ट्यूशन टीचर ही बन के रह जाना है। छोड़ो ना, क्या है पढ़ाई?" मतलब आप तो कह रहे थे 2 साल पहले आपकी जॉब लगने वाली है। तो आपकी मम्मी तो ऐसा कह रही थी। ये ताने नहीं थे, वो चेतावनी थी मेरे को कि अगर सतीश तू नहीं बना कुछ, तो यही लोग तेरे को कभी जीने नहीं देंगे। तेरे को जो अगर पॉजिटिविटी चाहिए ज़िंदगी से, तो खुद कुछ करना पड़ेगा। जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह थे, वो कहते थे, "जब आपकी नहीं लगी, तो हमारी कैसे लगेगी?" कई बार ऐसा होता था कि नहीं, अब छोड़ ही दे, कितना करेगा? जब तेरे 50 में से 4 नंबर, 10 नंबर ही आ रहे हैं, वो नंबर आ रहे हैं जो सबसे सिंपल टॉपिक है, उसमें तू 4 या 10 नंबर ला पा रहा है, मैथ्स में 10-15 नंबर ही आ पा रहे हैं, तो कैसे निकालेगा? 200 नंबर का मेंस का पेपर होगा मैथ का, उसमें कम से कम 150, 160, 180 अराउंड तो इसको लाना पड़ेगा, तो तुझे लगता है तू कर लेगा? तेरा ना बैकग्राउंड है, कभी-कभी खुद पर भी भरोसा नहीं होता था, लगता था कि यार सतीश तूने गलत चीज़ चूज़ कर ली, तू कुछ और कर सकता था, तू अब भी कोई प्राइवेट जॉब देख ले। कभी-कभी सोचा भी कि मतलब है प्राइवेट जॉब करूँ, इंटरव्यू देख रहा हूँ, क्रैक भी हुआ इंटरव्यू, लेकिन कहते हैं ना, जैसे मैं किताबों को देखता था, मैं कहता था नहीं, किताबें कहती है सतीश नहीं, यू कैन नॉट लीव अस, आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो वो हमेशा का ये दर्द रहता था कि किस तरह से ट्यूशन्स वगैरह के साथ-साथ अपनी स्टडी को फ़ोकस में ला सकूँ, एक अटेंशन दे सकूँ, थोड़ा कमिटमेंट के साथ, थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ मैं इस पढ़ाई को पूरी कर पाऊँ। जब मैं 2020 का सीजीएल का एग्ज़ाम दिया, तो मेरा प्री तो क्लियर हो गया
और मुझे ये नहीं पता था कि प्री क्लियर होने का मतलब ये नहीं कि आप मेंस भी क्लियर कर दोगे। और जब मेरा स्कोर आया उसमें मेंस का एग्ज़ाम देने जब मैं गया, तो वहाँ पर मेरा कोई 40-50 स्कोर था। अब जो 40-50 स्कोर ला रहा होगा 200 में से मैथ्स में, तो कैसे आपकी में एग्ज़ाम निकलेगा? कैसे आप मेंस को क्रैक कर पाओगे? वो भी सीजीएल जैसी लेवल की मैथ्स करना। तो तब मैंने छोड़ दिया कि नहीं, अब सतीश नहीं करेगा। मैं घर आया पेपर दे के, मैं उदास था, दिवाली का टाइम था और मैं उदास हो गया कि नहीं सतीश नहीं कर पाएगा, सतीश से होगा ही नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मेरा एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ, उसी एग्ज़ाम्स को जिसको मैं कह दिया था कि नहीं होगा, उसका मेंस क्लियर हुआ, उसने कहा सतीश कर दे तू। फिर तब मैंने और ज़्यादा अपने कलेक्टिव एफर्ट्स लगाए, चीज़ों को करना स्टार्ट किया और फिर मैंने 2021 का सीजीएल दिया। उससे मेरा प्री का भी बहुत 150 प्लस स्कोर था और जब मेंस देने गया तो मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए। इतने थे कि मतलब ट्यूशन्स के साथ मैं रात को लगा रहता था, इतना टायर्डनेस फील होती थी, इतना एग्जॉस्टेड फील होता था कि एनर्जी का लेवल 0 हो जाता था। कैसे? आप कभी कोई फैमिली में टेंशन से किराया जाना है, भाई आज ऐसा मकान मालिक कह रहा है किराया दो। अब किराया कहाँ से दें? ट्यूशन की फीस कब आएगी? स्कूल वाले सैलरी दे नहीं रहे। तो वो भी टेंशन साथ-साथ चलती आ रही थी। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को नकार दिया, इन चीज़ों को बहुत इग्नोर किया और करते-करते जब मैं मेंस देने गया, तो जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट आने से पहले 10-12 दिन बच्चों में कसम-कसी होती है कि आज रिज़ल्ट आ सकता है, कल आ सकता है। हम कभी नेट पे सर्च कर रहे हैं, कभी टेलीग्राम पे सर्च कर रहे हैं, कभी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कब रिज़ल्ट आ सकता है और कब आएगा। और जब रिज़ल्ट आता है तो अक्सर शाम को ही आता है एसएससी का रिज़ल्ट, तो मैंने अलार्म लगा रखा था कि जैसे ही मैं 5 बजे देखा करूँगा, तो हो सकता है मेरे को रिमाइंडर रहेगा कि रिज़ल्ट चेक करना है, ये करना है। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं उस दिन होम ट्यूशन देने जा रखा था, जहाँ मैं पढ़ाने जाता था और उस वक़्त मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, 10-15 दिन मिनट के लिए मैं नंब हो गया, कोई रिएक्शन नहीं था, मेरा नाम था उस लिस्ट में, मैं बिल्कुल शून्य हो गया था, हाउ टू रिएक्ट? समझ भी नहीं आ रहा था कि ये मेरा ही नाम है, सतीश हैव यू रियली डन दिस? क्या सच में हो गया क्या? कैसे हुआ ये सब? इतने क्वेश्चन चल रहे थे, किसको फ़ोन करें, किसको बताएँ, कैसे खुद पर यकीन करें कि सतीश ने कर दिखाया ये सब। और 15 मिनट के बाद जब मैं बाहर निकला ट्यूशन से, मैंने बाइक स्टार्ट की और उसके बाद मेरे आँसू नहीं रुके। इतने आँसू बह रहे थे कि अगर कोई पूछता कि क्यों रो रहा है, मेरे आँसू नहीं रुक रहे थे। कहते हैं कि मर्द अक्सर ये माने जाते हैं कि मजबूत होते हैं, लेकिन कितने कमज़ोर होते हैं, वो कोई नहीं बता पाता। मैं आया, घर पे फ़ोन था नहीं तो अपनी कैसे बताऊँ घर पे और मम्मी के गले लग गया और बहुत रोया और पहली बार ऐसा था कि मेरी मम्मी किसी खुशी के मौके पे नहीं रोई। वो हँस रही थी। मैंने कहा मेरी जॉब लगी और मतलब मेरे आँसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं कैसे कहता कि मेरी नौकरी लग गई, मैं लिफ्ट आ रहा और आँसू मेरे बह ही जा रहे थे, किसको बताऊँ कि मेरी नौकरी लग गई। मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, मेरा भाई आया, मेरा भाई मिठाई का डिब्बा लेकर आया। 2-3 दोस्त थे मेरे, उनको मैंने फ़ोन किया और वो सब आए। वो ऐसा पल था कि सारी ज़िंदगी जो भट्टा पे हम ईंटें बनाने का काम करते थे, क्योंकि हम छोटे थे, तो ईंटें खड़ी करने का काम हमारा होता था। वो भट्टा वाली ज़िंदगी, वो कैसे पहली बार मम्मी ने जूते दिलाए थे, तो हम कैसे ठोकर मार-मार के मिट्टी को फोड़ते थे। वो पहली बार के जूते, वो पहली बार जब गुलाब जामुन कभी खिलाया था मम्मी ने, या वो थप्पड़ जो मैंने पार्टी में कभी खाया था, कभी मैं लाइट उठाता था, वो वज़न इतना भारी लगता था उस कंधे पे, एक छोटे से बच्चे के कंधे पे लाइट का वज़न है। और आप उम्मीद कर रहे हो कि जैसे ही बारात जल्दी से नाचे, इतनी देर से नाच क्यों रहे हैं? अरे जल्दी नाचो ना, दूसरी पार्टी में जाओ, क्यों कर रहे हो ये सब? वो पार्टी में घुसने का एक्सपीरियंस, मैं तो बस अपने पापा के काम में हाथ बटाने आया हूँ। वो दर्द मेरे पापा कहते थे कि सतीश करेगा, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। 4 लोगों में वो अक्सर मेरी तारीफ़ कर दिया करते थे कि मेरा लड़का पढ़ाई कर रहा है। वो सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ़ को उस दिन मुझे याद आ रहे थे। वो सब कुछ याद आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, दोस्तों में, रिश्तेदारों में सबको पता पड़ा और इस तरह से मुझे उम्मीद जगी कि अब सतीश कुछ कर सकता है और अब ऐसा लगता है कि चलो थोड़ी सही, थोड़ा देर लगेगी अब, नौकरी तो है, सरकारी नौकरी तो है। मैं प्राउडली खुद से कह सकता हूँ, खुद से
कभी ये मुँह नहीं छुपाऊँगा कि सतीश 1 नंबर से रह गया था, सतीश 2 नंबर से रह गया। मैं सबको ये बता सकता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगी है। मैंने अपने बलबूते पे ये मेहनत की और ये नौकरी लगी। तो अक्सर यही करो कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना ही है सबसे बड़ी बात। आप कभी ये मत सोचो कि उसकी तकनीक आप अपनाओ, उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई ऐसे पढ़ो, दिन-रात पढ़ो, सुबह-शाम पढ़ो, बंद कमरे पढ़ो, सोशल मीडिया छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कलेक्टिव एफर्ट्स देनी है, आपको संकल्प लेना है खुद से, आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है। हो सकता है आपको 1 साल एक्स्ट्रा लग जाए, हो सकता है आप 2 साल एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपकी लगेगी। आप जिस भी काम को कर रहे हो, उसमें लगे रहो। कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप कभी भी जॉब नहीं ले सकते, आप किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। उससे जुड़े रहो और हमेशा याद रखें कि हज़ारों बार गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ऐ ज़िंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे बड़े हैं। और जाते-जाते मैं जोश टॉक्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया, मुझे मौका दिया कि आप लोगों के सामने मैं अपनी बात या अपनी स्टोरी को शेयर कर सकूँ। धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।